first question is dominant feature of state politics in India post independence era, that is era after 1947. So the evolution of the state politics in India since independence reflects the dynamic interplay of democracy, रीजन्स के अपने अपने एस्पिरेशंस होना और बहुत सारे सोशो और इकोनॉमिकली जो है हमारे इंडिया में ट्रांसफॉर्मेशन आई। पहले तो हमने देखा कि अर्ली डिकेड्स में क्या था, कांग्रेस डोमिनेंट था। फिर धीरे धीरे क्या होने लगा कि रीजन्स की आइडेंटिटी का राइज होना, और क्या हुआ उससे हमारी रीजनल पॉलिटिक्स भी शुरू हो गई। तो हम एक टाइमलाइन जो है वो देखेंगे कि कैसे चल रहा है। तो फर्स्ट इज कांग्रेस डोमिनेंस 1950 टू 1960। पोस्ट 1947 आईएनसी जो था वो सबसे ज्यादा पावरफुल पॉलिटिकल फोर्स था। ठीक है, कांग्रेस जो है वो सिर्फ सेंटर में नहीं बल्कि स्टेट्स में भी थी। ठीक है, यहाँ पे जो है लीडरशिप कौन था इसके, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये सब वो लीडर थे जो किसमें थे, फ्रीडम फाइटर्स थे हमारे देश के, वल्लभ भाई पटेल, राइट। ये सारे हमारे कौन से थे, नेशनल फिगर्स थे। फिर उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे हमारा रीजनलिज्म का डेवलपमेंट होने लगी 1967 में। 1967 में जब इलेक्शंस हुई, हमने देखा कि बहुत सारी रीजनल पार्टीज भी जो है स्टेट्स में वो पावर में आने लगी, जैसे कि डीएमके तमिलनाडु में, अकाली दल पंजाब में। ठीक है, इनको भी बहुत सारी पार्टीज जो है वो रीजनल पार्टीज जो है पावर में आई। उसके बाद इससे हमें क्या पता लगा कि अब जो है लोगों को सेंट्रल पॉलिसीज से डिससेटिस्फेक्शन होने लगी थी। अब वो चाहते थे कि कोई ऐसी पार्टीज हैं जो उनके रीजनल इंटरेस्ट को, जो एक पर्टिकुलर रीजन है उसके इंटरेस्ट को सर्व करे। फिर उसके बाद क्या हुआ कि हमारे 1980 से 1990s के बीच में क्या हुआ, 1975 में हमें पता है कि इंदिरा गांधी गवर्नमेंट थी और क्या लगी, इमरजेंसी जो था उसको लगाने के बाद कांग्रेस की जो पॉपुलैरिटी थी वो डिक्रीज हो गई। जब कांग्रेस की पॉपुलैरिटी डिक्रीज हुई तो बाकी पार्टीज को मौका मिला अपराइज करने का। तो अलग अलग रीजन से अलग अलग पार्टीज जो थी वो राइज करने लगी। इसकी वजह से क्या हुआ, छोटी छोटी पार्टीज बनी, पार्टी 1, पार्टी 2, पार्टी 3। लेकिन जब इनको गवर्नमेंट बनानी थी तो फिर ये पार्टी 1, पार्टी 2 और पार्टी 3 को साथ में मिलके गवर्नमेंट बनानी पड़ी। इसी को हम क्या बोलते हैं, कोलिशन गवर्नमेंट। तो ये होने लगा कोलिशन पॉलिटिक्स, राइट। फिर उसके बाद जो है असर्शन ऑफ आइडेंटिटी पॉलिटिक्स क्या होने लगा। पॉलिटिक्स आपको पता है कि क्लास, कास्ट, लैंग्वेज, रिलीजन, ये बहुत सारी चीजें जो है अब इसके बेसिस पे पॉलिटिक्स की जाती है, ये बहुत प्रोमिनेंट होने लगा। मंडल कमीशन की इम्प्लीमेंटेशन के बाद, मंडल कमीशन क्या था, मंडल कमीशन हमारा जो था ये ओबीसी के लिए कमीशन बनाई गई थी। ठीक है, बैकवर्ड क्लासेस के लिए। इसके बाद जो है कास्ट मोबिलाइजेशन, कास्ट के बेसिस पे बिहार और यूपी में इलेक्शन लड़ी गई। ठीक है, आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिटिक्स रीशेप्ड पार्टी स्ट्रक्चर एंड वोटर अलाइनमेंट। अब लोगों का जो है, लोग किसको वोट देने लगे, जिनसे उनको लगा कि हमारी आइडेंटिटी से रिजेंबल करता है, ये हमारे जैसे लोग। ठीक है, उसके बाद फेडरल रिस्ट्रक्चरिंग एंड सेंटर स्टेट रिलेशंस। अब क्या हुआ कि स्टेट्स को ऐसे लगने लगा कि सेंटर्स जो हैं वो हमारे ऊपर बहुत ज्यादा पावर रखते हैं। तो उन्होंने सोचा कि अगर सेंटर्स हमारे ऊपर इतनी पावर रखते हैं, वी नीड कि हम अपने अपने आप को खुद गवर्न करें। सो इसी की वजह से अब क्या हुआ, स्टेट्स इंक्रीजिंग असर्टेड ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी मतलब हमें अपनी पावर खुद चाहिए, हमें ज्यादा फिजिकल पावर चाहिए, मतलब मनी मैटर्स, हमें एडमिनिस्ट्रेशन पावर ज्यादा चाहिए, हम खुद को खुद एडमिनिस्टर करना चाहते हैं। उसके बाद उनके ऊपर आपस में जो है स्टेट्स के, मतलब यहाँ फेडरल टेंशन जैसे बहुत सारी आने लगी, जैसे कि रिसोर्सेज कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज हो गए, फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो गए, वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। फिर उसके बाद 73rd एंड 74th अमेंडमेंट्स जो है उसकी वजह से क्या हुआ, स्टेट का पूरा डायनेमिक चेंज हो गया, क्योंकि 73rd और 74th अमेंडमेंट जो है वो किसके रिलेटेड है, पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज। ठीक है, तो ये किस लिए आ गया, ग्रास रूट लेवल पे आ गई, ग्रास रूट लेवल। ठीक है, अब फिर उसके बाद आ गया कॉम्पिटिटिव पॉपुलिज्म एंड डेवलपमेंट पॉलिटिक्स।
तो अब क्या हुआ, आइडेंटिटी से परफॉर्मेंस बेस्ड जा रहा है। अब हम देख रहे हैं कि 2000 ऑनवर्ड से क्या होने लगा है कि लोग कह रहे हैं ठीक है तुम्हारी आइडेंटिटी हमारी जैसी है, लेकिन हमें ये बताओ कि व्हाट हैव यू परफॉर्म्ड, कि आपने लास्ट ईयर जब आप लास्ट टेन्योर में जब आप थे तो आपने हमारे लिए क्या परफॉर्म किया है। सो परफॉर्म्ड बेस्ड पॉलिटिक्स इन सम स्टेट्स, कुछ स्टेट्स में ये देखने को मिला हमें। अच्छा, जैसे कि नीतीश कुमार बिहार में, नवीन पटनायक ओडिशा में, ममता बनर्जी बंगाल में। ये किस लिए जीते, वॉन मैंडेट्स ऑन गवर्नेंस एंड वेलफेयर डिलीवरी। ठीक है, इनका ये था कि इन्होंने परफॉर्मेंस अच्छी दी थी गवर्नेंस में और इन्होंने लोगों का वेलफेयर किया था। इसके बेसिस पे जो है यहाँ पे लोग जीते। अच्छा, जब भी आप क्वेश्चन का आंसर कर रहे हो, अपने उस आंसर को ज्यादा वैल्यू करने के लिए आप वहां पे वैल्यू एडिशन कर सकते हो। और सबसे इजी और सबसे अच्छी वैल्यू एडिशन क्या होती है, फ्लो चार्ट। जब भी आप किसी क्वेश्चन में फ्लो चार्ट बनाओगे, आपका जो एग्जामिनर होगा, जो भी आपका पेपर चेकर होगा, उसका ध्यान ज्यादा जाएगा आपके फ्लो चार्ट की तरफ, है ना। सो पोस्ट इंडिपेंडेंट, क्योंकि बहुत ज्यादा मोनोटॉनिक हो जाएगा एग्जाम चेक करते करते उनको, जब वो एक नई चीज देखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको ज्यादा नंबर स्कोर करने का मौका मिलेगा। देन पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा, कांग्रेस की डोमिनेंस रही है स्टार्टिंग 1950 टू 1960s। 67 ऑनवर्ड्स राइज ऑफ रीजनल पार्टीज। 80s टू 90s कोलिशन एंड फ्रेगमेंटेशन, राइट, हमने पढ़ा। फिर आइडेंटिटी पॉलिटिक्स आई, फिर उसके बाद फेडरल असर्शन, सेंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट होने लगे, ऑटोनॉमी की डिमांड होने लगी। फिर लोगों को पता लगा कि यार हमें डेवलपमेंट चाहिए, तो पॉपुलिज्म एंड डेवलपमेंट सेंट्रिक पॉलिसीज आफ्टर 2000 onwards. So state politics in India has transformed from centralized control, ठीक है, to vibrant arena of regional assertions and democratic participation. It continues to shape national politics and reflects the diversity and pluralism of Indian society. ठीक है, अब क्या हुआ, हम देखें अगर हमारी स्टेट पॉलिटिक्स सेंट्रलाइज से रीजन की तरफ, रीजनल एसोसिएशन की तरफ आई, और ज्यादा से ज्यादा डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन कैसे होगी, इंक्रीज बाय 73rd 74th अमेंडमेंट का ऐड होना, राइट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चेंजिंग पैटर्न ऑफ स्टेट पॉलिटिक्स सिंस 1970s। 1970s के बाद क्या होने लगा, ये हमने अभी पीछे भी पढ़ा, आपको उसी को प्रॉपरली अच्छे से देखना है और कुछ नहीं है। सिंस 1970s Indian state politics has undergone a major transformation from centralized dominance to regionalized and pluralistic structure, right, हमने पढ़ा पीछे भी। प्लूरलिस्टिक बहुत सारी पार्टीज आने लगी, रीजनल एस्पिरेशंस बढ़ने लगी लोगों की, तो रीजनल पार्टीज की ग्रोथ होने लगा। सेंट्रलाइज कांग्रेस से रीजनल पार्टीज प्लस प्लूरल स्ट्रक्चर होने लगा, बहुत सारी पार्टीज आने लगी। और ये सब किसकी वजह से हो रहा था, पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन, सोशल मोबिलाइजेशन और एसर्शन ऑफ रीजनल आइडेंटिटीज। डिक्लाइन ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस 1970 से 1980s में हमने देखा कि कांग्रेस पार्टी जो थी उसका काफी ज्यादा इंटरनली वो स्प्लिट होने लगी थी, क्योंकि और साथ में पब्लिक की भी बहुत ज्यादा डिससेटिस्फेक्शन थी उनके अगेंस्ट। 1977 में जब उन्होंने इमरजेंसी करी तो उनको बहुत ज्यादा बैकलैश मिला था, ठीक है। और इसी के चलते क्या हुआ था, जनता पार्टी गवर्नमेंट जो है वो बहुत सारी स्टेट्स में फॉर्म हुई थी। States begin voting differently from national elections, a trend called split ticket voting. क्या होने लगा कि लोगों को ये पता था कि हम सेंटर में इस सरकार को लाएंगे, लेकिन हम स्टेट्स में अलग अलग सरकार को लाने लगे अपनी स्टेट्स की जरूरतों के हिसाब से, तो इसको बोलने लगे स्प्लिट टिकट वोटिंग। फिर उसके बाद क्या हुआ, रीजनल पार्टीज का ग्रो होना, रीजनल एस्पिरेशंस लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ पावरफुल स्टेट बेस्ड पॉलिटिक्स, जैसे कि डीएमके, एआईएडीएमके, ये सारी, ये अब ये पार्टीज क्या थी, ये लोकल इश्यूज को एड्रेस करती थी, जैसे लैंग्वेज, कल्चर, रीजन की डेवलपमेंट कैसे करेंगे, जो यूजुअली नेशनल पार्टीज इग्नोर कर देती थी। उसके बाद कास्ट एंड आइडेंटिटी बेस्ड मोबिलाइजेशन, मंडल कमीशन का आना, इसकी वजह से क्या हुआ, बैकवर्ड क्लासेस की पॉलिटिसाइजेशन होने लगी, ठीक है। Parties like SP Uttar Pradesh, RJD Bihar emerged as champion of social justice. Identity politics became dominant in several Hindi heartland states. Hindi heartland states जो है कौन सी states मानी जाती हैं, यूपी, बिहार, एमपी। यहाँ पे क्या होने लगा, यहाँ पे
आइडेंटिटी पॉलिटिक्स जो है वो बहुत ज्यादा डोमिनेंट हो गई। फेडरल रिसर्जेंस हमने देखा कि स्टेट्स जो है वो ज्यादा फाइनेंशियली और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी की डिमांड करने लगी। रीजनल पार्टीज बिकेन प्लेइंग अ किंग मेकर रोल। कोलिशन गवर्नमेंट हमने पढ़ा कि बहुत सारी पार्टीज जो हैं वो मिलके गवर्नमेंट बनाने लगी, और ये जो रीजनल पार्टीज थी ना, इनका बहुत रोल रहा इस कोलिशन गवर्नमेंट को बनाने का। तो उसके बाद जो है फेडरलिज्म डीपेंड विद मोर डिसेंट्रलाइजेशन एंड लोकल गवर्नेंस रिफॉर्म्स, जैसे 74th एंड 74th अमेंडमेंट होना। उसके बाद डेवलपमेंट एंड परफॉर्मेंस बेस्ड पॉलिटिक्स 2000 से लेके अभी तक लोग जो है वो आइडेंटिटी से गवर्नेंस बेस्ड वोटिंग करने लगे हैं कुछ स्टेट्स में। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट क्या वेलफेयर स्कीम्स हैं उसके रिलेटेड उस सबको देखकर ही लोग आजकल वोट कर रहे हैं। पॉपुलिज्म रिमेन्स सिग्निफिकेंट बट वाज कंबाइंड विद परफॉर्मेंस लेजिटिमेसी। ठीक है, अभी भी है कि पॉपुलिज्म जो है मतलब लोग देखते हैं लोकप्रियता कितनी है नेता की, उसको तो देखते हैं, लेकिन उसके साथ ये भी देखते हैं कि इसने वाले काम कितना किया है। ठीक है, परफॉर्मेंस क्या है रही है। तो अब इसके जैसे इसको हाईलाइट कर रही हूँ मैं कि ये इम्पोर्टेंट क्यों है। सॉरी, हाँ, तो 1970s 1980 1990s 2000 एंड देन प्रेजेंट हमारा क्या दिखा, डिक्लाइन होने लगा कांग्रेस का, रीजनल पार्टीज की राइज होना, और कास्ट एंड आइडेंटिटी पॉलिटिक्स से हम मूव करके किसमें, डेवलपमेंट इन फोकस आइडेंटिटी, डेवलपमेंट फोकस इन लीडरशिप, देन हाइब्रिड मॉडल किसका, आइडेंटिटी प्लस गवर्नेंस। ठीक है, अभी देख रहे हैं हम जो यहाँ से state politics in India has shifted from centralized Congress-dominated system to multi-party, regionalized and increasingly issue-based politics. कि ये issue है, उसके according काम करिए, आपको हम वोट देंगे. The process has strengthened India's federal democracy and made state-level governance more accountable and dynamic. थैंक यू। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क्सिस्ट फ्रेमवर्क टू एनालाइज स्टेट पॉलिटिक्स। मार्क्स सुना, सो मार्क्स को आपने सुनते ही आपको ये याद आ जाना चाहिए, दो वर्ड्स, बॉर्जुआजी और प्रोलिटेरिएट। ठीक है, सो बॉर्जुआजी इज द क्लास दैट इज रूलिंग क्लास, ठीक है, और प्रोलिटरेट जो रूल्ड हो रहे हैं। तो इसमें क्या है कि मार्क्सिस्ट का कहना है कि स्टेट पॉलिटिक्स कुछ नहीं है, बस क्लास स्ट्रगल की एक रिफ्लेक्शन है। सो स्टेट क्या है, स्टेट को उसने कैसे देखा, स्टेट एज ए टूल ऑफ क्लास डोमिनेशन। क्लास डोमिनेशन क्या, कि जो स्टेट जो है वो किसका, कैपिटलिस्ट क्लास जो है उसके इंटरेस्ट को सर्व करती है, कि वो क्या कर सके, एक्सप्लॉयटेशन करती रह सके, और उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी को उसको कंट्रोल प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, वो क्या करेगी, स्टेट जो है ऐसे लॉज पॉलिसीज और ऐसे इंस्टीट्यूशंस बनाएगी, ऐसे लॉज पॉलिसीज और इंस्टीट्यूशन बनाएगी जो किसको, रूलिंग क्लास को जो है, रूलिंग इकोनॉमिक क्लास को क्या करेगी, बेनिफिट करेगी, डिजाइन टू बेनिफिट द रूलिंग इकोनॉमिक क्लास। So democracy in this view is a mask for capitalist domination used to legitimize the rules of elite. ठीक है, इलाइट्स का जो रूल है उसको लेजिटिमाइज करने के लिए जो है डेमोक्रेसी को देखा जाता है। उसने कहा कि कार्ल मार्क्स का कहना था कि द स्टेट सेपरेट्स डोमिनेंट आइडियोलॉजी थ्रू एजुकेशन मीडिया रिलीजन टू क्रिएट द इल्यूजन ऑफ फेयरनेस एंड कीप वर्कर्स पैसिव. दिस इज नोन एज फॉल्स कॉन्शियसनेस where the working class accepts inequality as normal or justified. वो कहते हैं कि कार्ल मार्क्स का कहना था कि एक डोमिनेंट आइडियोलॉजी को सेपरेट कर दिया जाता है स्टेट के द्वारा। वो क्या करेगा कि वो एक फेयरनेस, मतलब ऐसा लगेगा कि हमारे साथ सब अच्छा हो रहा है, हमारे साथ सब फेयर हो रहा है, वो एक इल्यूजन क्रिएट कर देगा उसका, और जो लोग हैं वो भी उसको, वर्किंग क्लास के उस इल्यूजन को एक्सेप्ट कर लेंगे कि ये जो इनइक्वालिटी है वो नॉर्मल है और जस्टिफाइड है, और इसी को उन्होंने क्या कहा था, इट्स अ फॉल्स कॉन्शियसनेस, राइट। देन बेस एंड सुपरस्ट्रक्चर मॉडल। ओके, मार्क्सिस्ट एनालिसिस रेस्ट ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन, दो चीजों के बिटवीन में, सॉरी, रिलेशनशिप जो है वो दो चीजों पे डिपेंड करता है, इकोनॉमिक बेस एंड सुपरस्ट्रक्चर। इकोनॉमिक बेस इज द मोड ऑफ प्रोडक्शन, कैपिटलिज्म,
फ्यूडलिज्म, ठीक है। सुपर स्ट्रक्चर इज पॉलिटिक्स, लॉज, कल्चर, आइडियोलॉजी, ठीक है। द बेस डिटर्मिन्स द सुपर स्ट्रक्चर एंड सुपर स्ट्रक्चर, ये जो बेस है ये डिटर्मिन करेगा कि सुपर स्ट्रक्चर कैसा होगा। मतलब अगर कैपिटलिज्म है, मोड ऑफ प्रोडक्शन क्या है, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाएगा कि वहां की पॉलिटिक्स कैसी होगी, लॉ कैसा होगा, वहां का कल्चर कैसा होगा, वहां की आइडियोलॉजी कैसी होगी। So it is saying that the base determines the superstructure and the superstructure maintains and legitimize the base. और ये जो superstructure एक्चुअली क्या है कि बेस से एक्चुअली ये कह रहा है कि बेस बेस जो है वो सुपर स्ट्रक्चर को डिटरमिन करता है। कि पहले आपके पास ये पता होगा कि आपका बेस ये है। फॉर एग्जाम्पल आप मोड ऑफ प्रोडक्शन कैपिटलिज्म है, ठीक है, वहां पे जो है इंडस्ट्रियलिस्ट है, ये सब है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपकी पॉलिसीज आएंगी, पॉलिसीज भी उसी के अकॉर्डिंग होंगी, आपके लॉज भी उन्हीं को जो सपोर्ट करें इस बेस को वैसे होंगे। कल्चर, आइडियोलॉजी सब जो है इस बेस को सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है। और सुपर स्ट्रक्चर, यही सुपर स्ट्रक्चर जो होगा ये क्या करेगा, ये ऐसा होगा कि जो अल्टीमेटली इसको लीजिटिमाइज करेगा, इसको लीगली सपोर्ट करेगा। सो मतलब ये दोनों चीजें एक दूसरे पे डिपेंड करती हैं, ये वो कहना चाहते थे, ठीक है। ओके, फ्लो चार्ट इसका रिलेटेड ये बनाने हैं आपको, हर क्वेश्चन में आपको उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे। फ्लो चार्ट में क्या है, इकोनॉमिक बेस, मोड ऑफ प्रोडक्शन क्या है, उसी के अकॉर्डिंग आपका सुपर स्ट्रक्चर, वहां की पॉलिटिक्स, लॉज, आइडियोलॉजी। और स्टेट इंस्टीट्यूशन क्या करेगी, फेवर करेगी रूलिंग क्लास को, और वर्किंग क्लास क्या रहेगी, रिमेन सब्जुकेटेड, वो दबी हुई ही रहेगी। ऐसा मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव था, ठीक है। राइट। अच्छा, डायग्राम क्या है, क्लास कॉन्फ्लिक्ट एंड स्टेट। रूलिंग क्लास कैपिटलिस्ट, ठीक है। क्लास कंट्रोल्स इकोनॉमिक बेस, जो इकोनॉमिक बेस को कंट्रोल करेगा वो ही स्टेट को कंट्रोल करेगा। और जो वर्किंग क्लास है वो क्या हो रहे हैं, एक्सप्लॉइट, वो एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, ऐसे ये कहते थे। चेंज थ्रू रेवोल्यूशन, मार्क्सिस्ट का कहना था। Marxists believe true political change can only come through a working class revolution, जिसमें क्या होगा, वर्किंग क्लास जो है वो एक रेवोल्यूशन लाए, जैसे अमेरिकन रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन, वैसे रेवोल्यूशन। और इसमें क्या करे, वो कैपिटलिस्ट स्टेट को ओवरथ्रो करे और एक ऐसी सोसाइटी, एंड इनका यही होता था कि एक ऐसी सोसाइटी एस्टैब्लिश करे जो क्लासलेस हो, ठीक है, और सोशलिस्ट हो। मतलब मार्क्स अल्टीमेटली क्या चाहते थे, क्लासलेस सोसाइटी, ठीक है। तो ये मार्क्स की अप्रोच थी। फिर आता है सिस्टमिक फ्रेमवर्क एंड स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया। सिस्टमिक फ्रेमवर्क जो है ये डेविड इस्टन्स के मॉडल पे है। पॉलिटिक views politics as a dynamic process where the political system interacts with its environment। ये एक डायनामिक प्रोसेस की तरह देख रहे हैं कि मतलब ये चेंज हो रहा है, ये रुका हुआ नहीं है। यहाँ पे पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो अपने इन्वायरमेंट के साथ क्या कर रहा है, इंटरेक्ट कर रहा है। इट सीज द पॉलिटिकल सिस्टम एज ए पार्ट ऑफ लार्जर सोशल सिस्टम, ठीक है। कॉन्स्टेंटली रिसीविंग इनपुट्स एंड प्रोड्यूसिंग आउटपुट्स। क्या हो रहा है कि इसको आप पॉलिटिकल सिस्टम को यहाँ से इनपुट प्रोवाइड करोगे, ठीक है। और उसी के बेसिस पे जो आप यहाँ पे इसको इनपुट प्रोवाइड करोगे, उसी के बेसिस पे आपको क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा, ठीक है। की कंपोनेंट्स ऑफ ए सिस्टमिक मॉडल, इनपुट्स, डिमांड्स एंड सपोर्ट्स फ्रॉम द सिटीजन, ठीक है। इसके इनपुट क्या है, डिमांड और सपोर्ट। सिटीजन इसको डिमांड कर रहे हैं, सिटीजन सपोर्ट कर रहे हैं, वो इसका इनपुट है। जैसे प्रोटेस्ट हो गए या फिर इलेक्शंस हो गए या पब्लिक ओपिनियन, ये सब इसके इनपुट है। कन्वर्जन प्रोसेस, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन प्रोसेस दीज इनपुट्स थ्रू लेजिस्लेशन। क्या होता है कि अगर हम बोलें कि हमें कोई चीज
हम फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट से कुछ डिमांड करेंगे, तो डिमांड करने के बाद गवर्नमेंट क्या करेगी उस पे, वो हमने उसको एक इनपुट प्रोवाइड किया, गवर्नमेंट क्या करेगी, उसको एक लेजिस्लेटिव प्रोसेस होता है प्रॉपर, है ना, बिल पास होगा पार्लियामेंट में, फिर उसके बाद वो बिल जो है वो एक्ट बनेगा, दैट इज ए प्रॉपर लेजिस्लेशन प्रोसेस। उसी के चलते गवर्नमेंट अपना लेजिस्लेशन प्रोसेस करेगी, डिसीजन मेकिंग करेगी कि हम लोग ये हमसे मांग रहे हैं, हमने उनको ये चीज प्रोवाइड करनी है, और उसी के रिलेटेड फिर वो अपनी पॉलिसीज लाती है। ठीक है, सो आउटपुट्स क्या होते हैं, डिसीजंस, लॉज, पॉलिसीज मेड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, फीडबैक, फिर सिटीजन्स के पास एक वो होता है कि हम हमें ये चीज पसंद आएगी या नहीं आएगी, सो हम उनको रिस्पॉन्स करेंगे उनके उस आउटपुट पे। सो ये कॉन्टिन्यूस साइकिल क्रिएट होता है। ठीक है, दिस इज दी components of the conversion systemic model। सो उसके बाद क्या है, एप्लीकेशन क्या है स्टेट पॉलिटिक्स की इंडिया में, डाइवर्स इनपुट, क्योंकि इंडिया जो है हमें पता है इट्स अ डाइवर्स कंट्री, यहाँ पे अलग अलग कास्ट के, रिलीजन के, रीजन के, क्लास के बहुत सारी डिमांड्स हैं। ठीक है, सबकी अपनी अपनी डिमांड्स है। जैसे फार्मर प्रोटेस्ट हुआ था पंजाब हरियाणा में, उसकी वजह से क्या हुआ, एग्रीकल्चरल पॉलिसीज आई थी। देन रिस्पॉन्सिव कन्वर्जन प्रोसेस, स्टेट गवर्नमेंट असेंबलीज, पॉलिटिकल पार्टीज प्रोसेस पब्लिक डिमांड्स, कैसे कैसे करते हैं प्रोसेस, थ्रू वेलफेयर स्कीम्स, लेजिस्लेशंस, एडमिनिस्ट्रेटिव वेलफेयर स्कीम्स, लेजिस्लेशंस, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस, राइट। सो तमिलनाडु फोकस ऑन एजुकेशन एंड फॉर फूड सिक्योरिटी। देन आउटपुट इन इंडियन स्टेट्स, जैसे कि पॉलिसीज हैं, मिड डे मील स्कीम, रिजर्वेशन पॉलिसीज, लीकर बैंस, फार्म लोन वेवर्स, ये सारी जो है रिस्पॉन्स, ये सारे रिस्पॉन्सेस किसके रिलेटेड है, पब्लिक प्रेशर की वजह से। देन फीडबैक मैकेनिज्म, हमें अब इनको फीडबैक कहाँ देंगे, इलेक्शंस में, राइट, मीडिया डिबेट्स, जुडिशियल रिव्यूज, पब्लिक प्रोटेस्ट करके कि ये हमने ये जो आपने पॉलिसीज निकाली हैं वो एक्सेप्ट भी हुई हैं या उनको रिवाइज करिए। वो कैसे होगा, लोग जो है जुडिशियल के पास जाएंगे, रिव्यू करिए, पब्लिक जो है वो प्रोटेस्ट करेगी, जैसे हमने देखा फार्म लॉस के केसेस में, मीडिया के पास डिबेट्स करने जाएंगे, मीडिया जो डिबेट्स ऑर्गेनाइज करती है। इलेक्शंस में हम उनको पार्टी को पावर में नहीं लाएंगे क्योंकि हम आपकी पॉलिसीज से खुश नहीं थे। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। ठीक है, ये स्टेट पॉलिटिक्स इंडिया के हिसाब से ये ऐसे होगा। देन व्हाट इज द फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट सिस्टमिक मॉडल इन इंडियन स्टेट पॉलिटिक्स, पब्लिक डिमांड, राइट, फिर वो जो है पब्लिक उसको पार्टी अपने पास लेगी पॉलिटिकल सिस्टम में। देन पॉलिसी डिसीजंस, फिर लॉज, स्कीम्स, ये सब लाया जाएगा, पब्लिक फीडबैक। ठीक है, फिर उसके बाद जो है सिस्टम जो है उसी के अकॉर्डिंग, जो न्यू डिमांड्स है उनके अकॉर्डिंग खुद को एडजस्ट करेगा। देन डायग्राम क्या बनेगी, सोशल इन्वायरमेंट, इनपुट, demand and support, then political system, state government, output policies and laws, feedback loop, back to inputs, यही चलता रहेगा पूरा, राइट। सी, द थिंग इज कि आपने ये लिखना है, आप ये बनाइए या आप फ्लो चार्ट बनाइए, दैट इज क्लियरली योर चॉइस। आपको इन दोनों में से कोई एक चीज याद करनी है, जो आपको इजी लगता है आप वो करिए, मैंने इसलिए ये दो चीजें रखी है। सी, क्या हुआ, एक्स वाई जेड आपने इनपुट दिया गवर्नमेंट को। ठीक है, हम इसको रिसेंट जो है, जैसे मिड डे मील की स्कीम ले ले तो, ठीक है, मिड डे मील स्कीम में क्या होता है, हम इसको पूरा देखते हैं कैसे स्ट्रक्चरल सिस्टमिक इंटरेक्शन क्या है। क्या हुआ कि हमें ये पता लगा कि लोगों को सोशल इन्वायरमेंट ये था कि बच्चे जो थे हंगर से बहुत ज्यादा, माल न्यूट्रिशन, ये दो प्रॉब्लम्स हम देख रहे थे। ठीक है, ये दो प्रॉब्लम्स जो है बच्चों में दिख रही थी, लोगों ने क्या किया, डिमांड की। ठीक है, ये किसी भी एनजीओ वगैरह ने डिमांड की इसको खत्म करने की, तो गवर्नमेंट को क्या मिला, ये इनपुट मिला कि नहीं, ये क्या मिला, इनपुट, राइट। ये इनपुट जब मिला तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इसके बारे में डिसीजन लिया, डिसीजन मेकिंग की, पॉलिसी फॉर्मुलेट की कि कैसे कैसे क्या क्या होना चाहिए। ठीक है, ये गवर्नमेंट का काम था। गवर्नमेंट ने इसके चलते पॉलिसी लाई, इसके साथ क्या लाई, मिड डे मील स्कीम लाई। अब हमने पढ़ा कि मिड डे मील स्कीम क्या हुई,
सी यहाँ पे हमने देखा कन्वर्जन प्रोसेस, दिस इज व्हाट, दिस इज कन्वर्जन प्रोसेस। ये क्या आया, ये आया आउटपुट, राइट, आउटपुट। ये थी हमारी इन्वायरमेंट की ये प्रॉब्लम आ रही है, सोशल इन्वायरमेंट, ये प्रॉब्लम थी। लोगों ने इसकी डिमांड की, किसी भी अनजुन इसकी फॉर एग्जाम्पल XYZ पर्सन ने इसकी डिमांड की, गवर्नमेंट तक पहुंचाई, गवर्नमेंट को क्या दिया, इनपुट दिया, गवर्नमेंट ने इस पे डिसीजन बनाया कि हाँ ये ऐसे ऐसे, हम इस पे एक पॉलिसी फॉर्मुलेट की, एक पॉलिसी बनाई, ठीक है। फिर उसको क्या बोला, उस पॉलिसी को हमने बोला कन्वर्जन प्रोसेस। फिर उसी के चलते गवर्नमेंट ने क्या करा, एक मिड डे मील स्कीम निकाली, दैट वाज द आउटपुट ऑफ दिस इनपुट, राइट। अब लोगों को वो पसंद आया कि नहीं, फिर हमने देखा कि लोगों ने इस स्कीम को काफी ज्यादा सपोर्ट किया, सपोर्टेड बाय पीपल, बहुत सारा सपोर्ट भी मिला और इसको बहुत सारी पॉजिटिविटी भी इस स्कीम को मिली है कि बच्चों की हंगर स्ट्राइक और ये सब बहुत कम हुआ। तो ये हमारा क्या आया, फीडबैक, राइट, पब्लिक का फीडबैक आया। अगर अगर ये हमारा मिड डे मील स्कीम से बच्चे जो हैं वो प्लस की जगह उनको कोई नेगेटिव प्रॉब्लम होती, लोग फिर से ये चीज क्या करते, थ्रू XYZ चीज से क्या करते, प्रोटेस्ट करते, या फिर फिर से ये इनपुट कहाँ तक जाता, गवर्नमेंट तक। ये एक लूप होल बनता, पूरा बनता ना एक फीडबैक लूप, ये पूरा वो चलता है सर्कल। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स, राइट, सिस्टमिक इंटरेक्शन, राइट। तो ये हमारा है। सो कंक्लूजन क्या है हमारा, the systemic framework help us understand how state politics in India adapts to what? Societal pressure, mid-day meal scheme, hunger, balance diversity, ठीक है, evolves continuously through interaction with its environment। हमने पढ़ लिया ये, right? Thank you.